Hello everyone, this is Ravi and welcome you all in my YouTube channels Dream Secret and and हम आज करेंगे CTP प्रीवियस ईयर 2021 के पेपर विथ डिटेल एनालिसिस। ओके, देन हम CTP मूव करते हैं and move to your first question, that is okay. After getting hurt during the play, equity Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys don't cry." This statement is by father. जनरली इस स्टेटमेंट देखो उसकी जो रोहन के जो फादर हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो रोहन है उसे जब चोट लग गई, जब उसे हर्ट हुआ तो उनके पेरेंट्स उसके फादर बोल रहे हैं कि डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल, आपको गर्ल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, आप बॉयज़ हो, क्राई नहीं कर सकते हो। तो कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि जो बच्चे जो बॉयज़ होते हैं रोते नहीं हैं। ओके, देन ये जो कंडीशन है ये आपको रिप्रेजेंट करता है स्टीरियोटाइप या आप कह लो कि जेंडर वाइज। ये जनरली किसको कहता है? जेंडर बायस। या तो ऑप्शन में जेंडर बायस होगा या फिर जेंडर स्टीरियो होगा। इन्हीं दोनों को ये क्या कहता है? रिप्रेजेंट करता है। देन हम अब ऑप्शन देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या होंगे। ओके, देन देखो अब हमारे ऑप्शन पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सेकेंड ऑप्शन है चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, रिड्यूस जेंडर बायस, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। देखो अब यहाँ पे जेंडर बायस जो है रिड्यूस तो हो नहीं रही, कम तो हो नहीं रही थी, ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो गया। प्रमोट, हम जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। ओके, देन ऐसे ही ऑप्शन आपका ये रॉन्ग हो गया। देन यहाँ पे देखो चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, ये भी आपका नहीं हो सकता है। देन एक ही ऑप्शन है रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन वन इज द फर्स्ट राइट आंसर। ओके, देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड इज दैट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में, a teacher should follow fixed curriculum. The emphasis should be competition among students. The ample opportunity should be provided for construction of knowledge. Students should be level on the basis on their academic scores. Means देखो कभी भी हम स्टूडेंट्स को हम लेवल नहीं करते हैं। मीन्स ये जो लेवल है, किसी को आप लेवल नहीं कर सकते, ठप्पा नहीं ले सकते कि स्टूडेंट्स कैसा है कैसा नहीं है। हम अपॉर्चुनिटी देंगे। ओके, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं जितना वो कर सकें। ओके, ये ऑप्शन हो सकता है। जहाँ भी अपॉर्चुनिटी की बात होगी मीन्स वो लड़का क्या होगा? एक्टिव होगा। स्टूडेंट्स क्या होंगे? एक्टिव होंगे। जहाँ स्टूडेंट्स एक्टिव हैं वो हमारे ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट होंगे। देन हम मूव करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? द एम्फेसिस शुड बी कंपटीशन अमंग देम। कहीं भी किसी स्टूडेंट्स में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, कंपटीशन नहीं करते हैं। देन ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम, एक टीचर सिर्फ करिकुलम ही फॉलो करेगा। देन ये भी क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। ओके, देन we move to a question third. After observing that students are struggling to proceed further on ongoing activity, a teacher decided to provide cue and hints in the form of what, why, how. According to Lewandowski theory, this study teachers wills. मीन्स कह रहा है कि एक कोई एक्टिविटी हो रही थी इसमें स्टूडेंट्स को टीचर कहीं स्टूडेंट्स कहीं फंस गया तो उसको टीचर जो है हेल्प कर रही है, क्या क्यों कैसे ऐसे क्वेश्चन करके कि स्टूडेंट्स क्या करें क्वेश्चन का आंसर दे सके। मीन्स जब भी अगर एक टीचर जो है आपको हेल्प करती हैं क्या क्वेश्चन कैसे करके कि आप अपनी जो आंसर है दे सकें। मीन्स ये जनरली क्या होता है, या तो आपको ऑप्शन में पार होगा या फिर हम इसे मचान कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे हम? स्केप फोल्डिंग। ओके, देन अब मूव करते हैं हम अपने इस पर। देन इसका आंसर जो होगा अब देखेंगे ऑप्शन क्या है? डी मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। अब देखो मैम वहाँ जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को हेल्प करिए, मोटिवेट करिए कि वो आंसर दे सके। तो डी मोटिवेट तो हो नहीं सकता है, मीन्स फर्स्ट आंसर ऐसे ही रॉन्ग हो गया। एक्ट एज स्केप फोल्ड ऑफ द लर्निंग, ये सही हो सकता है। कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग द स्टूडेंट्स, मीन्स आप वहाँ पे प्रवृत्तियाँ पैदा करेंगे, ऐसा नहीं है। द मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मीनिंगलेस तो हो नहीं सकता है, मीनिंगफुल होगा। मीन्स ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मीन्स सेकेंड ऑप्शन जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देन इस क्वेश्चन थर्ड में जो आंसर सेकेंड है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सेकेंड,
बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें देखना है कि फोर फोर ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। ओके, देन देखो, जब भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं तो बच्चे सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। मीन्स मदर जो होती है, जो फैमिली होता है, उसकी फर्स्ट टीचर होती है। ओके, देन स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। ओके, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो, फर्स्ट जो सोशलाइजेशन होती है वो टू टाइप से डिपेंड करती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपका क्या होता है, जो फैमिली होती है, जो मदर होते हैं, मदर होंगी, वो आपकी प्राइमरी में आएंगे। बच्चे सबसे पहले कहाँ सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं। देन आफ्टर वो अपने नेबर या स्कूल पीयर्स, इनसे सीखेंगे। स्कूल पीयर्स ये आपके किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएंगे। ओके, देन इसमें क्या कह रहा है कि स्कूल इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन, ये करेक्ट है। देन इसमें आपको क्वेश्चन फर्स्ट ही आपका क्या ऑप्शन ए ही क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसमें देखिए स्कूल प्राइमरी दिया, स्कूल कभी प्राइमरी नहीं होता है, ऑप्शन सेकेंड ऐसे ही रॉन्ग हो गया। पीयर्स आर प्राइमरी, पीयर्स हमेशा से सेकेंडरी होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फैमिली एंड मास मीडिया आर बोथ सेकेंडरी, फैमिली कभी आपकी सेकेंडरी हो ही नहीं सकती है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओके, देन आपका फैमिली क्या होगा? हमेशा फैमिली जो होती है प्राइमरी में होती है, कभी भी सेकेंडरी में नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जो सबसे पहले सीखता है वो अपने फैमिली से सीखता है, अपने माँ से सीखता है। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ जो है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस डैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ कैन बी मेजर ओनली बाय द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। Second, intelligence in one domain ensure intelligence in all other domains. There are option third. There are several forms of intelligence. There are no individual difference in intelligence. बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है, केवल वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ पे तो आप ले नहीं सकते हैं। सिर्फ बच्चे को हम बच्चे को सिर्फ हम वस्तुनिष्ठ के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों की बुद्धिमत्ता निर्धारित होती है, ऐसा कुछ नहीं है, निर्धारित नहीं होती। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं हैं, ये पॉसिबिलिटी हैं। बुद्धिमत्ता जो होती है, इंटेलिजेंस IQ जो होता है, ये आपकी इसकी बहुत सी दशाएँ होती हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत से विभिन्नताएँ होती हैं। देन आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे क्या है? मल्टीपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल। जब भी मल्टीपल आ जाए, मीन्स मल्टीपल इंटेलिजेंस किससे डिपेंड करता है? सेवरल फॉर्म से। किससे डिपेंड करेगा? सेवरल फॉर्म से। तो आप क्वेश्चन को भी रिलेट कर सकते हैं कि क्या हुआ। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा? छिपा हुआ। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन 6 पे। ओके, क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोएलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग्स बिकॉज अदर अप्रूव इट रिप्रेजेंट डैश स्टेज ऑफ द मोरालिटी। मीन्स कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोएलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है कि किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसके दूसरे को स्वीकृति दे, कि हमारे घर वाले बोलेंगे तभी हम करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे, या हमें कुछ मिलेगा तभी हम करेंगे। तो ये सब जो ये जो है आपका, इस थ्योरी किसको रिप्रेजेंट करता है? कन्वेंशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका कन्वेंशन को। मीन्स हम कहेंगे ये प्रथागत है। ये क्या है? आपका प्रथागत है। ओके, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन 7 पे। अगेन लेविन्स्की की थ्योरी आ गई, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन हम क्वेश्चन 7, Levinsky social cultural perspective of learning emphasizes importance of dash in the लर्निंग प्रोसेस। उनको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, हिंदी में देख लेते हैं। लेविन्स्की का सामाजिक संस्कृति प्रक्षेप अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो अब हम देखेंगे लेविन्स्की का जो सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव है वो किस पर करता है। ओके, देन हमेशा याद रखिएगा जो लेविन्स्की की जो थ्योरी है वो डिपेंड करता है आपके कल्चरल टूल्स पे। सांस्कृतिक जो उपकरण होते हैं उससे उनको ज़्यादा प्रभाव देते हैं, ज़्यादा उनका इफेक्ट जो है वो किस पे होता है? कल्चरल टूल्स पे होते हैं। देन इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, हम मूव करते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 है आपका, in his theory of a cognitive development, Jean Piaget explained cognitive structure in the term. ओके,
तो हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। तो पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध, विकास का समीप्त और स्कीमा। तो इसका आंसर क्या आएगा? जब भी संज्ञात्मक संरचना आएगा तो इसका हमेशा क्या होता है आपका आंसर? स्कीमा होती है। क्या होती है आपका आंसर? स्कीमा। स्कीमा जो है इंग्लिश में भी स्कीमा बोला जाएगा और हिंदी में भी क्या जाएगा? इसको स्कीमा बोला जाता है। ओके, देन इसका आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन आंसर 4। ओके, देन वी मूव टू क्वेश्चन 9। ओके, क्वेश्चन 9 क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज। तो अब हमें बताना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके क्या मुख्य गुण हैं। ओके, देन फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेकेंड है सेंट्रेशन इन द थॉट, थर्ड है आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी टू कंजर्व एंड स्टीरियस ऑब्जेक्ट। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो बच्चे क्या होते हैं? सेंटर्ड होते हैं, खुद में सेंटर्ड होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? आपके सेंटर होंगे। मीन्स इसका ऑप्शन क्या होगा? सेंटर्स इन थॉट मीन्स आपका आंसर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन ये बहुत से इजी क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, देन हम डेवलपमेंट में देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ अ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर एंड एवरीवन। सेम ग्रोथ नहीं होते हैं, सेम रेट ऑफ ग्रोथ से डेवलप नहीं होते हैं। अलग अलग बच्चों में अलग अलग डेवलप होती है, अलग अलग रेट से डेवलप होती हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल्स। डेवलपमेंट सिर्फ आपको स्कूल में नहीं होती, लर्निंग से नहीं होती है, सोशल भी होती है, इमोशनल भी होता है, फिजिकल भी डेवलपमेंट होता है। तो ये आपका ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। डेवलपमेंट्स अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। डेवलपमेंट्स ओनली नहीं होता है, चाइल्डहुड ही में नहीं होता है, कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा सिर्फ चाइल्ड में ग्रो होगा और एडल्ट में ग्रो नहीं होगा। तो डेवलपमेंट हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। देन फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशन। मीन्स ये हमें करेक्ट आंसर लग रहा है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा डिफाइन कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन 4 क्या जगह? विकास बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। देन क्वेश्चन आंसर 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 क्या है आपका? सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट अमंग द चाइल्ड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेंस। ओके, देन जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा याद रखना है SCA, सेंसरी, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। देखो सेंसरी, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट देखेंगे किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन। हमें और ऑप्शन देखने की कमेंट है ही नहीं। ओके, तो बर्थ टू ऑर्डिनेंस की जो सीरीज होती है वो किस में होती है? पहले बच्चा जो होता है सेंसर्स में आता है, फिर कंक्रीट में आता है, फिर किस में आता है? अब्स्ट्रैक्ट में आता है। ओके, देन ऑप्शन एक जो फर्स्ट होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 कह रहा है आपको, इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार दिखाना चाहिए? हिंड्रेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कभी अधिगम प्रक्रिया में बाधा, तो बाधा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बाधा तो हम कभी देते ही नहीं। अ फेलियर ऑन द पार्ट्स ऑफ टीचर, फेलियर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं जनरली CDP में क्या होता है या पैडागोजी में हम क्या देखते हैं, सीटेड अकॉर्डिंग बच्चा जितना एक्टिव होगा, जितना एक्टिव परफॉर्म करेगा उतने उसके लिए बेटर होगा। ओके, एंड क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। और 4 देखते हैं इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, देन यहाँ पे क्या है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसकी हम पहले से प्लानिंग करेंगे, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, जिसको इसकी परियोजना जो है जितनी महत्वपूर्ण होंगी, जितनी प्रक्रिया आप करोगे उतनी आपकी क्या होगी? अच्छा होगा। देन ऑप्शन 4 क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या है? इन एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में एम्फेसिस शुड बी ऑन, किस पर जोर देना चाहिए? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल पे, सिर्फ गोल पे देना चाहिए, अनडिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन पे देना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। कभी भी हम बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे हम। ठीक है,
ये आपको जेंडर बायस, अगर सेग्रीगेट करेंगे तो आपको क्या जेंडर बायस मिलेगा। और हम स्टूडेंट्स को कभी भी हम जेंडर बायस सोशल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम उसको जेंडर बायस कभी नहीं करते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रंस, हाँ बच्चों को क्या करेंगे अधिक से अधिक उसको अवसर देंगे, जिससे क्या हुआ स्टूडेंट जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसकी उसकी एबिलिटी हमें मालूम चलेगी, उसकी स्किल्स मालूम चलेगा, उसका वे ऑफ थिंकिंग मालूम चलेगा। ओके, देन ऑप्शन फोर जो है ये आपको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, बेटर एक्सप्लेन कर रहा है अदर देन ऑप्शन से। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या है, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सनस विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएटेड टू यूज। ये कह रहा है कि दिव्यांगन अधिकार अधिनियम जो 2016 में बना था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जो अधिनियम है इसके अनुसार जो है निम्नलिखित कौन से शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। मंदिर छात्र, आप कभी किसी स्टूडेंट्स को आप मंदिर छात्र नहीं बोल सकते, रिटायर्ड स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते हैं। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, हाँ ये आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स इज क्रिपल बॉडी, हम कभी भी स्टूडेंट्स को उसके क्रिपल बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं कहते हैं कि वो असर शरीर का है, ये हम उसको हम ऐसी समझ के फील नहीं लाने देंगे। ओके, वो फिजिकली क्या डिसेबल है, तो ऑप्शन क्या होगा आपको, ऑप्शन 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन 14 का आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 जो है इसमें है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज टीचर शुड नॉट, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। ओके, देन टीचर जो अब देखेंगे इसमें क्या है, अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अधिनियम जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देख नहीं सकते हैं, ओके, कठिनाइयों से एक मिनट, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। ओके, हम इसमें देखेंगे ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको पढ़ने में दिक्कत हुई, लर्निंग में डिफिकल्टीज हैं, तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। देन हम देखेंगे यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड, जिससे श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल। सेकेंड ऑप्शन, यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, डू इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। देखिए, जब कोई भी स्टूडेंट जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतनी ज़्यादा क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। ओके, देन आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। देन 4 इज द योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, डैश इज अ प्राइमरी आइडेंटिटी फीचर्स ऑफ द क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन, कम प्रयोजनता, अपसाई चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। देन क्वेश्चन 16 में जो ऑप्शन होगा वो आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। कौन सा होगा आपका, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो कि अपसाई चिंतन जो होगा इसकी प्रमुख लक्षण होती है। ओके, तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है CTP में, तो ये 2021 का प्रीवियस ईयर है जो मैं भी करवा रहा हूँ। ओके, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप और अच्छा बेटर परफॉर्म करें। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करते हैं, और सभी करते हैं। अगर आपने 2 मंथ्स या 3 मंथ्स अच्छे से इसको पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, तो आपको कहीं 30 आउट ऑफ 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन 17 पर। क्वेश्चन 17, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड, कह रहा है कि अब ऑप्शन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट्स को अलग अलग ऑर्डर में जो लर्नर है उसकी डाइवर्स बैकग्राउंड उनको देखेंगे क्या संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन, अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। सेकेंड ऑप्शन, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। थर्ड, यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर द ऑल। यूज स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स। देन नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स तो कभी आपका नहीं होता है। ओके, हम कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं करेंगे जिससे स्टूडेंट्स को क्या हो, जेंडर बायस है। स्टैंडर्डाइज कभी हम नहीं करते हैं। ओके, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देन एक ही आपका ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सेकेंड। देन आपका ऑप्शन सेकेंड जो होगा ये आपके क्या होगा, ये अलग अलग डाइवर्सिटी जब आप एग्जाम्पल दोगे तो स्टूडेंट्स के क्या डाउट्स और अच्छे से क्लियर होंगे और आपसे और अच्छे से स्टडी करेगा। देन इसका क्वेश्चन आंसर सेकेंड क्या है, राइट आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 18 पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, encourage fixed and process of solving and problems,
ऑप्शन थर्ड, इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजी। ऑप्शन फोर्थ, जनरेटिंग फियर्स एमंग द स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाए। सुसाध्य मीन्स होता है कि और उसको सुधारा जा सके। तो लगातार अभ्यास करा के या मतलब अभ्यास को ज़्यादा जोर देकर या समस्याओं का हल हेतु अटल प्रक्रिया। अब अटल तो हम नहीं कर सकते हैं इतना, उसको इतना प्रोसेस है, फिक्स प्रोसेस तो हम नहीं कह सकते हैं। ओके, रिजिड नहीं होना है हमें, स्टूडेंट को क्या करना है, रिजिड नहीं होना है। संरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, उसके आसपास जो चीज़ें उससे मिलती रहती हैं उसको बढ़ावा नहीं। विद्यार्थियों में डर तो हमको कभी स्टूडेंट्स में पैदा ही नहीं करना है। अगर डर पैदा करेंगे तो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। देन आपका एक ही ऑप्शन है 18 का फर्स्ट होगा, जो उस पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो स्टूडेंट्स और अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, क्वेश्चन 19 है, मोटिवेशन टू लर्न दैट सस्टेन्स बाय। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। फर्स्ट, बच्चे को दंड देकर। तो हम बच्चों को कभी हम दंड नहीं देते हैं, मीन्स आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। थर्ड ऑप्शन, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप कर। हमको आसान, इतना भी आसान नहीं देना कि बच्चे बोर हो जाएं वहाँ पे, या तुरंत याद दिलाकर। हम कभी भी रट्टा मारने पर, याद करने पर ज़्यादा हम बच्चों को जोर नहीं देंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड होगा, जो कि मास्टरी ओरिएंटेड जो गोल होते हैं इस पर हम स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, फोकस करेंगे, जिससे क्या होंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे। तो आपका ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, ऑफ क्वेश्चन 20 क्या है आपका, सेम इज डैश, सेम डैश शर्मिंदगी क्या होती है, हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशंस। सेकेंड ऑप्शन, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कॉग्निशंस। थर्ड ऑप्शन, इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रंस टू लर्न, शुड बी जनरेट फ्रिक्वेंटली इन द टीचर लर्निंग प्रोसेस। तो अगर आप किसी को शर्मिंदगी करेंगे तो आप फ्रिक्वेंटली जनरेट कैसे करेंगे, फ्रिक्वेंटली जो है एजुकेशन लर्निंग तो कर नहीं सकते हैं आप। ओके, वेरी इफेक्टिव, आप किसी को शर्मिंदगी करके आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उसका असर नहीं दिखेगा, प्रभाव उसका नहीं दिखेगा। हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशंस, अगर आप बच्चे को उसमें दिखाएंगे तो उसका कोई ना कुछ उसका रिलेशन आएगा ही। ठीक है, हैव अ नेगेटिव, सेम जो होता है उससे जब बच्चे को जब शर्मिंदगी होगी तो उसका आप पर क्या, बच्चे पे क्या उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मीन्स आपका उस पर जो टीचर का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो स्टूडेंट पे पड़ेगा। मीन्स आपका ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, जो ऑप्शन सेकेंड है वो इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, सॉरी, हम मूव करते हैं क्वेश्चन 21 पे। क्वेश्चन 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। फर्स्ट, आपको कह रहा है कि अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन, विषय वस्तु को यथांत याद कराना। हम कभी बच्चों को हम याद कराने पर, रट्टा मारने पर याद फोकस हम नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना करेंगे कि बच्चे क्या अपने डाउट्स ज़्यादा क्लियर करें, अपने क्वेश्चन ज़्यादा पूछें, टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, अपने डाउट्स क्लियर करें। ओके, सेकेंड करते हैं, संकल्पनाओं के बीच संबंध खुलना। हाँ, उनके बीच में रिलेशनशिप हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके बीच में हम रिलेशन खोजेंगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। अगर विश्लेषण ही नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन के बिना ही आप एनालिसिस करेंगे तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। देन ऑप्शन फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड, अनुकरण और नकल को दोहराना। अब नकल को दोहराएंगे तो बच्चा कैसे अच्छा करेगा, तो अगर नकल करते हैं तो बच्चा अच्छा परफॉर्म कभी नहीं करता है। देन आपका ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना स्टार्ट कर देता है उसके बीच में, तो इसकी क्या होगा, सबसे बेटर होगी टीचिंग लर्निंग, क्या होगा, सबसे बेटर ये आपका स्किल होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्लास में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। ओके, अब इसका ऑप्शन देख लें, इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। त्रुटियों को समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके ऑप्शन थर्ड, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। अधिगम ट्रीटकर केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करती हैं। तो देखिए, आप किसी भी स्टूडेंट्स को दंड देकर उसको समझा नहीं सकते हैं। ओके, दंड पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, रॉन्ग हो गया। ज़्यादा त्रुटियां करने वाले आप बच्चों को सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, आप उस बच्चों को कभी क्या कहते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। मीन्स एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग मत करिए।
बच्चे अपने रूम में क्या करेंगे, गलती करेंगे, उनकी त्रुटियों को क्या करना, सुधारना है हमें, उससे उसकी त्रुटियों कहाँ त्रुटि है उसको सुधारना है हमें। ओके, केवल त्रुटियाँ शोधन की, अगर सिर्फ त्रुटियों को ही शोधन करेंगे तो आपका ये नहीं होगा, उसमें उससे प्रोग्रेस नहीं होगा बच्चे में। मीन्स अब हम देखेंगे बच्चों की त्रुटियाँ क्या है, उसकी समझ क्या है, और उसके अधिगम का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका क्या एक मीनिंगफुल रिजल्ट आ रहा है, उस पर हम देखेंगे। देन आपका ऑप्शन सेकेंड क्या रहेगा आपका राइट आंसर। तो देन क्वेश्चन 22 का आपका आंसर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन 23 पे। क्वेश्चन 23 क्या है आपका, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है, हो सकते हैं। अदर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सेकंड, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। जब अंदर से मोटिवेटेड रहेगा तो उसको कठिनाइयाँ कहाँ से होगी, तो ऑप्शन सेकंड तो हमको दिखना है कठिनाइयाँ कहाँ होती है, तो इसको तो कठिनाई हो ही नहीं सकती जब अंदर से मोटिवेटेड रहेगा, इंटरनल मोटिवेटेड रहेगा। थर्ड ऑप्शन, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ठीक है, जब वो सोशली उसको कॉन्टेक्सुअल जो कर ले रहा है, पढ़ ले रहा है, लर्निंग कर ले रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब मूव करते हैं ऑप्शन फोर्थ पे, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया, अगर अलग अलग रूप में प्रयोग किया है तब भी कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स सूचना को जब ये अलग अलग टुकड़ों किया गया होगा, अब दो चीज़ें अगर मान लीजिए ये दिया है और ये दिया है, दो अलग अलग टर्म है, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन ना बता पाए, अगर कोई भी टीचर जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन ना बता पाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा, कन्फ्यूज होगा। अगर वही इन दोनों के बीच में रिलेशन बता देंगे, इन दोनों के बीच में कॉमन चीज़ें क्या हैं, इसको करते क्या हैं, तो वो क्या अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स अगर सूचना को हम अलग अलग टुकड़ों में करेंगे तो बच्चों क्या सीखने में उसको प्रॉब्लम होगी। देन हमें प्रॉब्लम नहीं करना है, देन ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि अलग हम सूचना को अलग अलग टुकड़ों में देते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। हमें बच्चे को एक्टिव बनाना है, ना कि डिमोटिवेट करना है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 24 पे, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। अब देखिए, लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा होता है, उत्तेजना उच्च भय। अगर सबसे ज़्यादा उसको उत्तेजना ही रहेगी, अब भय भी ज़्यादा रहेगा, तो लड़का जब भय होगा तो पढ़ नहीं पाएगा। जब बच्चे जो इनको भय होता है तो कभी पढ़ नहीं पाते। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगर बैलेंस में उत्तेजना है तो चल सकता है, कोई भय नहीं। अगर भय होगा तो कभी टीचर से क्वेश्चन आंसर पूछ ही नहीं सकते हैं, तो आपका ये ऑप्शन थर्ड सही लग रहा है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अगर कोई उत्तेजना ही नहीं हो तो उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, मीन्स आपका ऑप्शन फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया। ओके, देन आपका ऑप्शन थर्ड क्या होगा, बैलेंस में आपकी उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं चाहिए, टीचर से वो अच्छे से क्वेश्चन आंसर अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। देन क्वेश्चन 24 राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 25 पे। क्वेश्चन 25 क्या है आपका, अधिगम की संरचना विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में डैश ऑप्शन बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। अब देखिए, अब अधिगम पढ़ा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं, तो बच्चे के बिना कोई भूमिका होगी, बच्चा का तो सबसे बड़ा भूमिका है, तो ऑप्शन 1 क्या होगा, ऐसे इनकरेक्ट हो गया। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, कोई ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। बच्चे जो हैं, जो एडल्ट होते हैं उन पर डिपेंडेंट, कोई कंपल्सरी नहीं है इसमें। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हाँ ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा जितना एक्टिव होगा उतने ही उसके लिए अच्छा होगा, उतनी अपनी जो लर्निंग है उसको अच्छा करेगा। जब भी कंस्ट्रक्ट की बात आती है तो लड़का क्या होना चाहिए, जो बच्चे होना चाहिए वो एक्टिव फॉर्म होना चाहिए। अगर लड़का एक्टिव है मीन्स वो कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है। ओके, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, कि बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, आपके एक्टिव रोल प्ले करते हैं, हमें बच्चों को एक्टिव करना है। मैंने पहली बात किया सीटेट में क्या कहते हैं, बच्चे को एक्टिव रोल प्ले करना होता है। ओके, क्वेश्चन 26, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, युक्ता सुधार है, युक्ता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, असलता अनियंत्रित है। अब देखिए ऑप्शन थर्ड देखिए, अगर आप प्रयास करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन ऐसे थर्ड आपका ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ओके, असफलता जो है, फेलियर जो है अकंट्रोल है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपका क्या हो, जो पहले फेल होते थे बाद में वो सक्सेस अपने लाइफ में पाएँ, बहुत से एग्जाम्पल हैं। ओके, देन हम एबिलिटीज़ फिक्स्ड, कोई ऐसा नहीं सकता कि जो योग्यता होती है अटल होती है, फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं होता है। योग्यता सुधारा जा सकता है,
हाँ, ये ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि आप जो 1 ईयर्स बैक, जब 1 साल पहले आप जैसे पढ़ते थे या कुछ सीखते थे, और आज 2022 में आप जो पढ़ते हो या सीखते हो, तो उनके बीच में बहुत ही चीज़, आपको लर्निंग करने का या सीखने का अलग-अलग वे से आपका उन टाइम पीरियड में 1 साल 1 ईयर्स के बीच में या 5 ईयर्स के बीच में आप पहले जो सीखते थे और अभी लर्निंग स्किल जो है, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। मीन्स आप जो आपकी जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसको आप सुधार कर सकते हैं। उसको आपने क्या किया, इम्प्रूव किया। देन क्वेश्चन 26 क्या होगा, ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके, देन वन क्वेश्चन आंसर 1 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन 27 पे। क्वेश्चन 27 क्या है, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पना समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। प्रथम, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। सेकेंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। थर्ड, बारंबार परीक्षाएं। फोर्थ, अन्वेषण और संवाद। ओके, देन हम इसमें कह रहे हैं कि जो बच्चे जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कब उनमें अच्छा हुआ, इम्प्रूव कब हुआ, जब उनमें कंपटीशन कराएंगे, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक प्रोडक्ट रही, जब टेक्स्ट बुक डिपेंडेंट रहेगा तो उसमें क्या कॉन्सेप्चुअल जो डेवलपमेंट है वो होगी ही नहीं। फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन, बच्चा एग्जामिनेशन अगर लगातार एग्जामिनेशन करवाएंगे तो बच्चा कर ही नहीं सकता। कब, जब वो खुद से क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करे, क्वेश्चन आंसर करे, डिस्कस करे ग्रुप्स में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंक्वायरी एंड डायलॉग, जिसमें वो संवाद करे, अपने दोस्तों से क्वेश्चन आंसर कर डिस्कस करे, अपने प्रॉब्लम को बताए। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 28 पर। क्वेश्चन 28 क्या है, डूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेवर्स्की आइडियाज ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज साइन ऑफ डैश। ओके, तो हम कह रहे हैं इसमें जो साइना है खुद से अकेले में बात करती है, और ये जो खुद से बात करती है, ये किस लेवस्की के अनुसार जो है, ये भाषा और चिंतन को किस प्रकार के दर्शाया गया है, व्यक्तिगत बात को किस प्रकार दिखाया गया। ऑप्शन ए, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, सेल्फ रेगुलेशंस, ईगो सेंट्रिक, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो कभी हो नहीं सकता है आपका। अगर मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्लाइड करते हैं ऊपर। ओके, देन आपका कभी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं होगा। ओके, आत्मकेंद्रित, अगर आप खुद से बात करेंगे तो आप ईगोसेंट्रिक नहीं हो सकते। ओके, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मीन्स होता है कि आपका ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट। तो मीन्स आप जब खुद से बात करते हो, अपने मन की बातें बताते हो, तो ये कॉग्निटिव नहीं हो सकते हैं। मीन्स क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आपको क्या है, स्वयं पे नियमन है। देन आपका क्वेश्चन 28 का क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर होगा। ओके, अब हम लास्ट मूव करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, और इसे मूव करते हैं क्वेश्चन 29 पर। इवोल्यूशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट लेबलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। हम कभी स्टूडेंट्स को लेबल नहीं करेंगे। ओके, कभी भी स्टूडेंट्स को हम लेबलिंग नहीं करते हैं। सेग्रीगेशन, अब बच्चों को अलग अलग नहीं कर सकते हो, बैठा नहीं सकते हो। ओके, सेग्रीगेट करने से क्या जेंडर बैस होना स्टार्ट होता है। ओके, बॉयज़ अलग बैठे हैं, गर्ल्स अलग बैठे हैं, तो उनके जब सेग्रीगेशन करेंगे तो उनके बीच में क्या मन में एक अलग भावना आएगी। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, ये कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अब सिर्फ जो अच्छे परफॉर्मर हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं। देन आपका आंसर थर्ड क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब मूव करते हैं आपका क्वेश्चन 30 पे। अभी क्वेश्चन 30 के आउट ऑफ आप बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आपको कितने मार्क्स मिले। ओके, अब हम मूव करते क्वेश्चन 30 पे आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रिब्यूटेड टू हेरिडिटी ओनली, environment only, neither heredity नॉन environment, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड environment। मीन्स कह रहा है कि जो बच्चों का जो विकास होता है वो किस पर प्रतिरोधित होता है, किस पर डिपेंड डेवलपमेंट होता है, किस पर एट्रीब्यूट होती है, सिर्फ अनुवांशिकता पे, हेरिडिटी पे, सिर्फ पर्यावरण पे नहीं। जब भी होगा ये दोनों पे डिपेंड करते हैं, दोनों पे ही होंगे। मीन्स आपका दोनों किस में है, ऑप्शन 4 है। इसमें देखो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पे। मीन्स आपका जो इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मीन्स इस क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन आंसर जो 4 होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आए हैं। ओके,